हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं ये एनडीए 2020 और 2021 से लिए गए हैं। आज का हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट को फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं बोला है, सिंपल आर्ग्यूमेंट बोला है। अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोल देता तो जो इसका रिजल्टेंट आर्ग्यूमेंट आना चाहिए था वो किस रेंज में आना चाहिए था, माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में लाई करना चाहिए था। यहाँ पर सिर्फ आर्ग्यूमेंट बोला है तो यहाँ पर 0 से लेकर 2 पाई ये रेंज भी आप उठा सकते हैं। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि जो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं उसमें भी आपका 240 भी दिया है। ठीक है, जो कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो नहीं हो सकता किसी भी नंबर का, तो यहाँ पर 240 भी दिया है, मतलब हम इसी रेंज में जा रहे हैं, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, तो हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पहले निकालने की कोशिश करते हैं। हमें क्या दिख रहा है, ऊपर हमें z दिख रहा है, नीचे हमें z का कॉन्जुगेट दिख रहा है, उसी नंबर का कॉन्जुगेट हमें नीचे दिख रहा है। तो हमें क्या फॉर्मेट दिया है, अगर इन जनरल z अपॉन z कॉन्जुगेट का फॉर्मेट अगर हमारे पास आ जाता है तो इस केस में आर्ग्यूमेंट क्या बनेगा और मॉड्यूलस क्या बनेगा ये हम अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम मॉड्यूलस डिस्कस कर लेते हैं। अगर मॉड्यूलस पूछ रहा है तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि z का मॉड्यूलस और z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो जब भी आपको ऊपर z दिया हो, नीचे z का कॉन्जुगेट दिया हो और उसका मॉड्यूलस पूछ रहा है तो हमेशा मॉड्यूलस क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की। किसकी बात करेंगे, इसके प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अगर z को मैं पोलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या बनेगा, r1 कोस थीटा 1 प्लस r2 कोस r1 कोस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा। ठीक बात है। अब बता दो कि z कॉन्जुगेट में r1 तो सेम रहेगा, मॉड्यूलस क्या रहता है, सेम रहता है, तो ये तो r1 ही रहा। ठीक है, थीटा में क्या रिलेशन होगा, सपोज z हमारा यहाँ पर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसका कॉन्जुगेट कहाँ होगा, z यहाँ पर है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट कुछ x y रहे होंगे, x प्लस आई वाई टाइप का हमारा z होगा। तो कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, x माइनस आई वाई, क्या बन जाएगा, x माइनस आई वाई। तो कहाँ आ जाएगा, यहीं पर आप x के थ्रू क्या करते हो, रिफ्लेक्शन करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा x माइनस का y। तो ये अगर थीटा था तो ये क्या बन जाता है, हमारा माइनस का थीटा बन जाता है। अगर हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है z थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट कुछ इस टाइप के होंगे, माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस आई वाई टाइप का हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, माइनस एक्स प्लस आई वाई। हाँ कि ना, बिल्कुल। और ये कहाँ लाई करेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब यहाँ कहीं पर लाई कर रहा होगा, इसका रिफ्लेक्शन लेंगे विद थ्रू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या बन गया, माइनस एक्स कॉमा वाई बन गया। इसका कितना था आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका हमने निकाला होगा थीटा माइनस पाई करके। हाँ कि ना, बिल्कुल। इसका क्या बनेगा, इसका कुछ आर्ग्यूमेंट बनेगा पाई माइनस थीटा करके, तो इसका क्या बनता है, माइनस टाइम बनता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हो तो आर्ग्यूमेंट में क्या आता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट जो है वो क्या हो जाता है, माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाता है। क्लियर है कि नहीं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट जो है वो क्या हो जाता है, माइनस टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की मैं बात करती हूँ। ठीक है, तो नीचे क्या हमारा जेड कॉन्जुगेट, तो इसका क्या बनेगा, नीचे पोलर फॉर्म r1 सेम रहेगा मॉड्यूलस, और एंगल में क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक बात है कि नहीं, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। ओके, अब जब हम दो नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हम उसकी पोलर फॉर्म कैसे निकाल सकते हैं, उसकी पोलर फॉर्म निकालते हैं हम r1 बाई r1, ये दोनों क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, मॉड्यूलस क्या होता है, डिवाइड होता है, ये डिवीजन में है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जो एंगल्स हैं ऊपर वाला और नीचे वाला ये क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा 1 माइनस माइनस थीटा 1, तो कोस थीटा 1 प्लस थीटा 1 हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस माइनस थीटा 1, तो प्लस थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, कोस 2 थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 हो गया, 2 थीटा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जब आप z अपॉन z कॉन्जुगेट लिखोगे तो आपका जो आर्ग्यूमेंट होगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा, वो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z बन जाता है।
आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, समझ आया? तो ये दोनों चीज आपको यहाँ से क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर बता दीजिए कि हमारे z का आर्ग्यूमेंट क्या है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल लीजिए, बाकी हम 0 से 2 पाई रेंज में उसको खुद से चेंज कर लेंगे बाद में। बताओ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या बनेगा हमारा, इसका x हमारा पॉजिटिव है, y हमारा नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ तो हम क्या निकाल लेते हैं, पहले tan इनवर्स mod y बाय x निकाल लेते हैं, मतलब √3 आ जाएगा। tan इनवर्स √3 होता है हमारे पास y बाय 3, 60 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट है तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या बन जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमारा यहाँ पर आ रहा है माइनस का π/3, -3 का हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब z अपॉन z कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस ट्वाइस ऑफ π/3। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ से ये दोनों चीज आप याद कर लीजिएगा। तो -2π/3 आ गया। अब ये तो क्या आया, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आया, तो -2π/3 आपको कहाँ दिख रहा होगा, कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा। 60 डिग्री का डबल हो गया -120 डिग्री। हमें क्या बताना है, आर्ग्यूमेंट बताना है, और इसमें से ही आना चाहिए आंसर। -120 तो मुझे यहाँ दिख नहीं रहा, तो -120 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, -120 प्लस 2π कर दीजिए। ठीक है, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, इस 0 से 2π की रेंज में पहुंच जाएंगे, तो किसकी इक्विवेलेंट आ जाएगा, 240 डिग्री की इक्विवेलेंट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन से। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द सम ऑफ लास्ट 5 coefficients in the expansion 1 plus x raised to power 9। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितनी टर्म्स होंगी, इसमें 10 टर्म्स होंगी। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और हमें ये भी पता है कि एन सी आर किसके बराबर हो जाता है, एन सी एन माइनस आर के बराबर हो जाता है। ये बात सबको पता है? बिल्कुल पता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम क्या आ रहा है, एन आ रहा है। ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि एन सी जीरो जो है वो एन सी 9 के बराबर होगा। ठीक है, 9 लिख लो एन की जगह भी। ओके, 9C1 हमारा 9C8 के बराबर होगा, 9C2 हमारा 9C7 के बराबर होगा, 9C3 हमारा 9C कितना हो गया, 6 के बराबर हो गया, 9C4 हमारा 9C5 के बराबर हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 9, इसका अगर एक्सपेंशन लिखें तो क्या आएगा, 9 C0 प्लस 9C1x प्लस 9C2x स्क्वायर प्लस 9C3x क्यूब एंड सो ऑन 9C9x9। ठीक है, इसने बोला कि आपको लास्ट 5 कोएफिशिएंट्स लेने हैं, सिर्फ टर्म नहीं लेनी, कोएफिशिएंट लेने हैं। इसका मतलब आपको क्या लेने हैं, क्या निकालना है, आपको इनका सम निकालना है, लास्ट 5, यानी कि आपको क्या निकालना है, 9C5 प्लस 9C6 प्लस 9C7 प्लस 9C8 प्लस 9C9, ये आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, अब इस एक्सपेंशन में क्या कीजिए, x की जगह पर क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए। x की जगह पर क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए। जैसे ही आपने x की जगह पर 1 रखा तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 2 रेज टू पावर 9, और आपकी राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 9C0 9C1, x की जगह पर 1 रख दिया, प्लस 9C2 9C3 एंड सोन कहाँ तक गए, 9C9 तक गए। अब इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, 9C0 किसके बराबर है, 9C9 के बराबर है। ये दोनों बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ 9C9 लिख सकती हूँ। बिल्कुल, ये और 9C8 बराबर है तो ट्वाइस ऑफ 9C8 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते हुए हम कहाँ पहुंच जाएंगे, ट्वाइस ऑफ 9C4 5 तक पहुंच जाएंगे। बोलो हाँ कि ना पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ 9C9 प्लस 9C8 प्लस 9C7 एंड सो ऑन प्लस 9C5, इसके बराबर है 2 रेज टू पावर 9 के बराबर है। तो इसी की तो वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, 2 रेज टू पावर 9 को 2 से डिवाइड कर दो, यानी 2 रेज टू पावर 8।
तो जब भी आपसे इसकी वैल्यू पूछे तो क्या आ जाएगी आपकी 2 रेज टू पावर n, जो भी यहाँ पर n है 2 रेज टू पावर n यानी 2 रेज टू पावर 9/2 यानी 2 रेज टू पावर n-1 आपका आंसर बनेगा। तो 2 रेज टू पावर 8 क्या होता है 512, ऑप्शन नंबर बी आपका। एक बार दोबारा सोचने दो मुझे, 2 रेज टू पावर 8 क्या होता है, 2 रेज टू पावर 6 होता है 64। ठीक है, 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 128, और अगर हमने 8 पावर की तो हमारे पास आ जाएगा 256। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ से समझ आया कि ये 2 रेज टू पावर 9 जो है वो इसके बराबर आ गया, और इसमें हम ये लगा सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं तो ये ट्वाइस ऑफ दिस आ जाएगा, तो सिर्फ हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 2 रेज टू पावर 9 को और आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के कैसे पूछा गया है रिसेंट पेपर्स में, सेट से सबसेट्स के बारे में बात की गई है कि एट मोस्ट n एलिमेंट के नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास इतने हैं, तो n की वैल्यू निकालिए। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा बाय कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब आपको फिर से क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है कि ऊपर हमारा z है और नीचे z का कॉन्जुगेट है, और इसका क्या पूछा है मॉड्यूलस पूछा है, तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें पूछा है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस इज 1। ओके, यहाँ पर फिर से हमें क्या दिख रहा है z/z कॉन्जुगेट टाइप का दिख रहा है, और इसकी पावर n² क्या दी है 1 दी है। तो z/z² की अगर मैं बात करूं, अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस क्या आएगा 1 आएगा, इनटू कोस थीटा, थीटा क्या आएगा इसका ट्वाइस, ऊपर वाले के थीटा का ट्वाइस आएगा, ऊपर वाले का थीटा निकाल लो, क्या आएगा ऊपर वाले का थीटा -1/1, तो ये आ जाएगा tan−1 यानी कि हमारे पास आ गया π/4। और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x हमारा पॉजिटिव है y हमारा नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब ऊपर वाले का थीटा आ गया -π/4। ठीक है, तो हमारा z/z कॉन्जुगेट का थीटा क्या बन जाएगा, इसका ट्वाइस यानी माइनस का π/। ठीक है, ठीक है, तो अब मुझे बता दो ये क्या बन गया, कोस π/2 0 होता है, साइन π/2 1 होता है, और आगे क्या है माइनस का बाहर निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का आई आपके पास आ जाएगा, तो आपके पास आ गया -i⁻n², किसके बराबर है 1 के बराबर है। ऐसा ना करने के बजाय आप ये भी कर सकते हैं कि आप 1-i/1 + i लें, इसको अंदर ही क्या कर लीजिए, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे करेंगे तो ऊपर स्क्वायर बन गया, तो ये आ जाएगा 1 - 1 - 2i, और नीचे आ जाएगा a+b × a - b है, तो a² - b² यानी 1+1 हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास आ गया -2i/2, तो माइनस आयोटा बनेगा नहीं। ठीक है, और यहाँ से हमने डायरेक्ट निकाल लिया कि माइनस आयोटा बनेगा। ओके, अब हमें पूछा है कि माइनस आयोटा की पावर n² रखें और वो 1 आनी चाहिए, तो 1 कब कब आ सकती है किसी भी आयोटा की पावर, जब जब आ सकती है कि जब हमारा 4n हो, 4 का मल्टीपल आए, तो हमारे पास पावर क्या आएगी 1 आएगी। और इसने पूछा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो 0 रख नहीं सकते हैं, 0 रख नहीं सकते हैं n की जगह पर। ठीक है, तो क्या 1 रखने पर आ जाएगी, अगर n की वैल्यू 1 रखी तो n² 1 आएगा, क्या 1 रखने पर ये 1 के बराबर हो जाएगा, नहीं। अगर मैंने n की वैल्यू 2 रखी तो n² हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही 4 आया तो -i⁴ क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा आएगा 2, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला है C0 C1 C2 Cn आर द कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन दिस, इस एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट है। ये सेम एक्सपेंशन दिख रही है कि नहीं, ऊपर हमने देखा था 1 + x⁻9 लिखा हुआ था, सेम एक्सपेंशन है, हाँ बिल्कुल। इसके कोएफिशिएंट हमने देखे थे, कैसे निकाल सकते हैं, x की जगह 1 निकाल रख के निकाल सकते हैं, तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि C1 C2 C0 C1 C2 ये सब किसके बराबर आ रहा होगा, इनका सम 2 रेज टू पावर 9 के बराबर आ रहा होगा। क्लियर है, पीछे से
रिलेट कर पा रहे हो? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछिए, यानी इस पूरे की वैल्यू पूछिए, तो क्या आ जाएगी 2⁻9 माइनस C0। C0 क्या होता है? NC0 क्या होता है? 1 होता है, तो 2⁻9 माइनस 1, सॉरी 9 नहीं है यहाँ पर, n दिया है, जनरल दिया है, सॉरी सॉरी, मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन चल रहा है। n आ गया, n आ गया यहाँ पर n, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। यहीं पर अगर पूछ लेता कि बिल्कुल हाफ कर दिया इसने, एन हाफ टर्म अगर ये कर देता, तो जैसे कि हमने वहां पर हाफ टर्म ही तो की थी, बिल्कुल उसने पिछले वाली 5 की पूछ रहा था, टोटल टर्म्स 10 थी। ठीक है, तो हमारा कौन सा वाला आंसर बन जाता? ऑप्शन नंबर सी बन जाता, जैसा वहां पर बन रहा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है कि z हमारा 1 प्लस आयोटा है, देन व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ दिस, इसका मॉड्यूलस क्या होगा? मतलब z प्लस 2/z का मॉड्यूलस पूछा है इन्होंने, क्या होगा? तो ये 1 प्लस आयोटा है, इसमें 1/z अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो क्या आएगा? z कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास आ गया z कॉन्जुगेट अपॉन z इंटू z कॉन्जुगेट, दैट इज मोड z का स्क्वायर। z कॉन्जुगेट इज 1 माइनस आयोटा, मोड z का स्क्वायर इज, इसका मॉड्यूलस क्या आएगा? 1+1, यानी इसका मॉड्यूलस आएगा √2, उसका स्क्वायर कर दिया तो आ गया 2। तो ये हमारा क्या बन गया? 1/z बन गया। यहाँ पर 1/z की जगह वैल्यू रख दो, तो z प्लस ये क्या है? z का कॉन्जुगेट बाय 2, इसकी वैल्यू है 1/z की वैल्यू, ठीक है, इंटू 2, उसका मॉड्यूलस निकाल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब मुझे बता दो कि z प्लस z कॉन्जुगेट क्या होता है? जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करते हैं तो क्या आते हैं आंसर? रियल पार्ट जो है, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट आता है, राइट? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, उसका मॉड्यूलस निकालोगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। क्या दिया है? z 1/z का कॉन्जुगेट किसके बराबर हो जाएगा? 1/z कॉन्जुगेट के बराबर है, सही बात है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है z इंटू जेड इनवर्स, दैट इज ये बोल रहा है z इंटू 1/z किसके बराबर होगा? ये तो 1 के बराबर होगा। ये बोल रहा है कि ये मोड z स्क्वायर के बराबर होगा। क्या हमेशा मॉड्यूलस ऑफ z 1 होना जरूरी है? नहीं। सपोज मेरा ले लिया 1+i, अगर मैं उसको 1+i से ही के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा ना, इसका मॉड्यूलस तो 1 नहीं है। मोड z स्क्वायर क्या आएगा? मोड z स्क्वायर तो 2 आएगा, ठीक है। तो ये हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है। कब सही होगा? ये जब सही होगा जब z का मॉड्यूलस क्या हो? 1 हो, ठीक है, तब ये सही हो जाएगा कि z इंटू जेड इनवर्स, किसी भी कहीं पर भी अगर आप जाओ, तो अगर एक एलिमेंट को उसके इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है, तो 1 आएगा, ठीक है। तो 1 ओनली इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 40 में? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर z। आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर के रिस्पेक्ट में हमें देखना है। पहली स्टेटमेंट कह रही है द डिफरेंस ऑफ z एंड इट्स कॉन्जुगेट। z और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस, मतलब z माइनस z कॉन्जुगेट अगर आप करोगे तो क्या आएगा? क्या आता है? एक इमेजिनरी नंबर आता है कि नहीं? बताओ, बिल्कुल आता है। ये हो गया x प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई, तो क्या आएगा? x माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, आई वाई ट्वाइस ऑफ आई वाई आ जाएगा, तो ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है, बिल्कुल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड बोल रही है द सम ऑफ z एंड इट्स कॉन्जुगेट। अब पूछ रहा है कि इनका जो सम अगर हम करेंगे तो वो क्या आएगा? वो एक रियल नंबर आएगा। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि x प्लस आई वाई में जब आप x माइनस आई वाई एड करोगे तो क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ x आ जाएगा, जो कि एक रियल नंबर है। ये भी ठीक है, तो बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें पूछा है व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर i रेज टू पावर 2n प्लस 1 into minus I raised to power 2n minus 1 where n belongs to natural number और iota हमारा क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो क्या आएगा? मॉड्यूलस पूछा है, मतलब मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है। कैसे निकालोगे?
तो मुझे एक बात बताओ, Z1 इंटू Z2 जब होता है आपके पास और इसका मॉड्यूलस निकालना होता है, तो वो मोड Z1 इंटू मोड Z2 होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। आई रेस टू पावर 2n प्लस 1 का मॉड्यूलस क्या होगा बताओ। अब आई की पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? आई की पावर मान लीजिए n है, तो क्या क्या वैल्यू आ सकती है? 1 आ सकता है, -1 आ सकता है, आयोटा आ सकता है और माइनस आयोटा आ सकता है। इन सभी केसेस में मॉड्यूलस क्या आएगा? इन सभी केसेस में मॉड्यूलस क्या आता है? हमेशा 1 आता है। तो आई की पावर आपको कुछ भी दिया हो और उसका मॉड्यूलस अगर पूछ रहा है तो वो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। इस केस में भी मॉड्यूलस क्या है? 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी। ठीक है, तो आई की पावर कुछ भी दिया हो, मॉड्यूलस क्या आता है? 1 आता है। ओके, दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया? माइनस आई की पावर 2n-1, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? -1 की पावर 2n-1 इंटू आई की पावर 2n-1। अब ये क्या होगा? इसका मॉड्यूलस हमेशा 1 होगा। और -1 की पावर कुछ भी करो आप, तो क्या आ सकता है? ये तो 1 आ सकता है या फिर -1 आ सकता है। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मॉड्यूलस हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और क्या कर सकते हो आप? ये कर सकते हो, ये हो गया आई रेस टू पावर 2n प्लस 1, और यहाँ पर क्या करेंगे? आई रेस टू पावर 2n-1 इंटू -1 रेस टू पावर 2n-1 अलग कर लीजिए। ठीक है, अब पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। आई रेस टू पावर 2n प्लस 1 इंटू 2n, सॉरी प्लस 2n-1, तो क्या आ जाएगा? 4n आ जाएगा। -1 रेस टू पावर 2n-1, आई रेस टू पावर 4n, 4 का मल्टीपल तो ये 1 हो गया, तो हमारे पास आ गया -1 रेस टू पावर 2n-1। अब -1 की पावर 2n-1 है, दैट इज एक ओड नंबर है, तो क्या आएगा आंसर? -1 आएगा। और इसका मॉड्यूलस क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर आ गए हैं। ये बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 प्लेयर्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 8 प्लेयर्स। 8 प्लेयर्स में से 5 प्लेयर की टीम सेलेक्ट करनी है, सो एज नॉट टू इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। एक पर्टिकुलर प्लेयर को हमें इंक्लूड करना ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन 8 में से मुझे एक माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे बस बचे हुए 7 में से ही तो चूज करना पड़ेगा ना, उसको तो चूज करना ही नहीं है, उसको तो बाहर ही कर दो, मतलब टोटल से ही। ठीक है, तो 7 में से 5 चूज करने, तो 7C5 आ जाएगा। 7/6 यानी कि हमारे पास आ जाएगा 7 या 21। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। अगेन हम कहाँ पर आ गए? बाइनोमियल एक्सपेंशन पर आ गए। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन की मिडल टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले तो मिडल टर्म फाइंड करनी पड़ेगी कि मिडल टर्म है कौन सी। ठीक है, तो क्या दिख रहा है आपको? ये क्या है? 1 + 2x का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ। ऐसा क्यों सोचा मैंने कि यहाँ पर जाऊं? क्यों सोचा? बिल्कुल इसलिए सोचा हमने क्योंकि 3 नंबर्स जब हमारे ब्रैकेट के अंदर 3 है और उसकी पावर 5 है, इसका एक्सपेंशन तो हमने पढ़ा नहीं, हमने तो बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा है। ब्रैकेट के अंदर जब 2 पद हों, 2 टर्म हो, उसका कैसे एक्सपेंशन करेंगे? ठीक है, तो हमें क्या किया? अंदर वाले को हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया, क्या है? 1 + 2x का होल स्क्वायर, और उसकी पावर क्या है? 5, यानी कि 1 + 2x की पावर कितनी हो गई? 10। अगर आपसे इसमें टर्म पूछ लेता तो कैसे बताते? इसमें कितने टर्म है इसके एक्सपेंशन में? इसके एक्सपेंशन में 10 + 1 यानी 11 टर्म्स आएंगी। अब अगर 11 टर्म्स हैं तो मिडल टर्म कौन सी होगी? मिडल टर्म होगी हमारी 6th टर्म। और 6th टर्म क्या होगी? पिछली वीडियो में बताया था जनरल टर्म कैसे निकालते। 6th टर्म क्या होगी? 10C5 2x⁵5। ठीक है, यानी कि अगर हम सिर्फ कोएफिशिएंट की बात करें तो वो क्या आ जाएगा? 10C5 2^5 हमारा कोएफिशिएंट आ जाएगा। तो 2^5 इज 32, और 10C5 क्या आ जाएगा हमारे पास? 10, 9, 8, 7, 6, बाय 5 फैक्टोरियल। ठीक है, या फिर हम इसको भी लिख लेते 5, 4, 3, 2, 3 दूनी 6 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, और 5 दूनी
10 कट गया, तो हमारे पास आ गया 2 2 ज़ा 4, ये क्या हो गया 2 की पावर 2 2 ज़ा 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 हो गया, इंटू 9 7 63, ये करना है और हमें आंसर आ जाएगा। 3 8 24, यूनिट डिजिट क्या आएगी 4 आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगी 4 आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बिकॉज यूनिट डिजिट 4 सिर्फ ए ऑप्शन में ही है। कैलकुलेट करके आप चेक कीजिएगा कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज ये पूछा है NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 एंड सो ऑन NCN क्या होगा। देख पा रहे हो बार बार ये पूछ रहा है, ठीक है, तो ये पैटर्न ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NCN क्या होगा। अगर इसमें ये NC0 भी ऐड कर दे तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2 raised to power n के बराबर हो जाएगा। सही बात है, सही बात है, काफी बार देख चुके हैं। ठीक है, तो ये मात्र ये किसके बराबर होगा, क्योंकि वैल्यू तो इसकी पूछे, ये किसके बराबर हो जाएगा 2 raised to power n माइनस NC0, दैट इज 2 raised to power n-1 के बराबर हो जाएगा। अब हमें आंसर ऐसे नहीं दिए हैं, आंसर हमें कुछ ऐसे बनाकर दिए हैं, ऑप्शंस हमें ऐसे बनाकर दिए हैं कि ये क्या बोल रहे हैं सम ऑफ जीपी की टर्म में हमें दिए हैं, तो सम ऑफ जीपी हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 2 है, ठीक है, और हमारा कॉमन रेशो क्या है वो भी क्या है 2 है, तो 2 raised to power n-1 बाय 2 raised to 2 - 1 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज 1। तो हमारे पास यहाँ से इसका सम क्या आएगा 2 raised to power n+1 - 2 आएगा। क्या इसके बराबर है, नहीं। इसमें देखते हैं फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, कॉमन रेशो 2 है, और टर्म्स, अच्छा टर्म्स कितनी है n+1, ठीक बात है कि नहीं। 1 2 3 4 n तक जा रहा है और 0 भी तो है ना, तो n+1 टर्म है, -1/2 माइनस ये 1 हो जाएगा। तो क्या ये इसके बराबर है, नहीं इसके बराबर नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर पहली टर्म 1 है, कितनी टोटल टर्म्स कितनी है हमारी 0 1 2 3 कहाँ तक जा रहे हैं n-1 तक जा रहे हैं, तो टोटल टर्म हो जाएंगी n-1/2 -1 वो 1 हो जाएगा। तो क्या ये इसके बराबर है, हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन दिस। अब इसकी एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट का सम बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी NC0, ये क्या है पहला 1 है, तो 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही रहेगा, x की पावर क्या हो जाएगा 0। लास्ट टर्म क्या बनेगी NCN, यहाँ पर 2n है 2NC, ठीक है, x की पावर 2n। क्या बोला है कोएफिशिएंट का सम, क्या निकालना है कोएफिशिएंट का सम, तो कोएफिशिएंट क्या आएगा 2NC0 प्लस 2NC2n, तो क्या आ जाएगा ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो क्या आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, NC0 1 होता है, NCN ये भी 1 होता है, ये कुछ है आपको याद रहने चाहिए, कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े। NC1 N होता है, ठीक है, NC2 क्या होता है n×n-1/2 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट दिस इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है और आपको 5 डिजिट का प्राइम नंबर बताना है कि कितने बना सकते हैं इन डिजिट्स की हेल्प से। कितने डिजिट दिया 5 दिए, तो पांचों की पांचों यूज करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5। क्या बनाना है प्राइम नंबर बनाना है, प्राइम नंबर बनाना है मतलब वो खुद के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर कोई भी इवन नहीं आ सकता इनमें से, मतलब 2 और 4 यहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि 2 और 4 आते ही वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, फिर हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो यूज तो हमें ये पांचों ही करनी पड़ेंगे, क्योंकि 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो इनका सम देख लेते हैं, तो क्या आएगा 2 + 1 3, 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 + 4 10 और 5 15।
सम क्या आ रहा है 15, ये तो 3 से डिविजिबल है। तो अगर इन डिजिट की हेल्प से मैं कोई भी नंबर बनाऊं तो वो हमारा 3 से डिविजिबल आएगा ही आएगा, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। प्राइम नंबर नहीं हो सकता इसका मतलब इसमें से एक भी प्राइम नंबर हम नहीं बना सकते, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज समेशन n फ्रॉम 1 टू 8n प्लस 7 आई रेज टू पावर n इक्वल टू किसके बराबर? अच्छा, कल मैंने आपको बताया था जब भी आपके कंजिक्यूटिवली मतलब लगातार आपकी पावर्स आ रही है, 1 आ रही है, फिर 2 आ रही है, फिर 3 आ रही है, फिर 4 आ रही है, कंजिक्यूटिवली 4 पावर्स का आपका सम हमेशा क्या होगा? 0। ठीक है, तो 4 की अगर मल्टीपल है, मतलब ये जो नंबर ऑफ टर्म्स हम ले रहे हैं आई की पावर में कंजिक्यूटिवली, अगर वो हम इस तरह ले रहे हैं कि वो 4 की मल्टीपल है, जैसे कि मैंने ले लिए 12, यानी 1 से लेकर मैं कहाँ तक जा रही हूँ? 12 तक जा रही हूँ, तो कितनी टर्म है? 12 टर्म है। तो चार चार के बन जाएंगे सारे सेट, चार चार के 3 सेट बन जाएंगे। इसका सम भी 0, इसका भी सम 0, इसका भी सम 0, तो 0 ही आ जाएगा। तो अगर ऐसा है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 4 का मल्टीपल है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सम का 0 ही आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि हम n 1 से शुरू कर रहे हैं और 8n प्लस 7 तक जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली 8 टाइम्स किया और उसमें 7 ऐड कर दिया। ओके, तो क्या ये हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं 8n प्लस 7, क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं, अभी तो नहीं। लेकिन क्या कह सकते हैं कि इसमें 8n प्लस 7 है ना, तो जो 8n टर्म्स हैं, 8n टर्म्स हैं, ये तो नंबर ऑफ टर्म 4 का मल्टीपल है ना। 8n है मतलब 8 होंगी या 16 होंगी या 32 होंगी, ये हमेशा 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो उसमें तो चार चार के हमारे सेट बन के क्या आ जाएगा? समेशन 0 आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे की बची 8n प्लस 1th टर्म बची, 8n प्लस 2th टर्म बची, 8n प्लस 3 4 5 6 7 टर्म बची अब हमारे पास। ठीक है, 7 टर्म बची हैं। अब उसमें से एक तो 4 का पेयर बन जाएगा, 4 का सेट बन जाएगा एक, दूसरा सेट नहीं बन पाएगा। दूसरा सेट बनने के लिए क्या बचा हमारे पास? 8n प्लस 1 2 3 4 5 बचा, 8n प्लस 6 बचा और 8n प्लस 7 बचा। यहां तक ठीक है कि नहीं बताओ? इससे पहले वाली जितनी भी टर्म्स थी हमारी, उनका चार चार का सेट बन के उनका सम क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा। तो मेरे पास लास्ट में ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। अब ये क्या आएगा? इसमें क्या लिख सकते हो? आई रेज टू पावर 8n इंटू आई रेज टू पावर 5 लिख सकती हूँ। इसको मैं आई रेज टू पावर 8n इंटू आई रेज टू पावर 6 लिख सकती हूँ। इसको आई रेज टू पावर 8n इंटू आई रेज टू पावर 7 लिख सकती हूँ। तो क्या बन गया? ये बन गया हमारा आई रेज टू पावर 8n, ये तो 4 का मल्टीपल है तो 1 हो जाएगा। आई रेज टू पावर 5 क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आई रेज टू, ये भी 1 हो गया। आई रेज टू पावर 6 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। आई रेज टू पावर 7 क्या हो जाएगा? -i हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? -1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक बात है, क्लियर है कि नहीं बताओ? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला है कि इफ z is equals to x plus iy where I is the square root of -1, then what does the equation represent? ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये बताना। ठीक है, तो हमें इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है? हमें इस इक्वेशन में दिख रहा है कि एक तो हमारे पास z कॉन्जुगेट है प्लस मोड z का स्क्वायर है प्लस 4z प्लस z कॉन्जुगेट -48 इक्वल्स टू 0। ठीक है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है? मोड z का स्क्वायर, मतलब इसका क्या हो गया? ट्वाइस, प्लस 4z प्लस z कॉन्जुगेट इस -48 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। मोड z का स्क्वायर क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज z हमें क्या दिया? एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो ये ट्वाइस, इसका भी ट्वाइस, प्लस z प्लस z कॉन्जुगेट करते हैं तो क्या हो जाता है? ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट हो जाता है, मतलब 2x देगा। ठीक बात है, ये क्या बन जाएगा? 2 4 जा 8x -48 इक्वल्स टू। तो अब मुझे बता दो कि ये किसकी इक्वेशन है? 2 कॉमन ले लो यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस
24 इक्वल्स टू 0। ये किसकी इक्वेशन है? ये एक सर्कल की इक्वेशन है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग containing two vowels can be constructed using only the letter of the word लखनऊ? 4 लेटर वर्ड बनाने, 4 लेटर वर्ड बनाने, ठीक है। क्या बोला है? मीनिंग हो या ना हो, कंटेनिंग टू वोवेल्स, उसमें सिर्फ 2 वोवेल इंक्लूड होने चाहिए। अब लखनऊ में कितने वोवेल्स आ रहे हैं? यू आ रहा है और ओ, 2 ही वोवेल्स है, कोई और भी है क्या? नहीं, ए ई आई ओ, 2 ही वोवेल्स है। ये बोल रहा है कि दोनों वोवेल्स आने चाहिए, तो इन दोनों में से तो दोनों ही सेलेक्ट करने पड़ेंगे। कंटेनिंग टू वोवेल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ओनली द लेटर ऑफ दिस, ये सिर्फ लेटर यूज करके बनाना है। तो ये 2 तो आ गए, बचे कितने प्लेस मेरे पास? 2 प्लेसेस और बचेंगे 2 वोवेल्स आने के बाद, ठीक है। तो बचे हुए जो कॉन्सोनेंट बचे हैं, एल, सी, के, एन, डब्ल्यू, कितने हैं? 5। इन 5 में से भी 2 चूज करना पड़ेगा, तभी तो 4 लेटर वर्ड बनाऊंगी मैं। ठीक है, तो मेरे पास ग्रुप आ गया। अब जो आए उनकी क्या हो सकती है? परम्यूटेशन हो सकती है। तो मैंने कितने टोटल लेटर चूज किए? 4। उन चारों की कितनी परम्यूटेशन पॉसिबल है? तो 4। ठीक है, तो 2c2 क्या हो जाएगा? 1। 5c2 क्या हो जाएगा? 10 इंटू 4 फैक्टोरियल यानी 24। तो हमारे पास 240, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस? इसकी एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगी ये बताना है। तो अगेन इसमें क्या दिख रही है? हमें 3 टर्म्स दिख रही है। अब तीनों का तो हमें नहीं पता, तो कुछ पैटर्न देखना पड़ेगा। तो हमें क्या दिख रहा है? ए बाय बी प्लस बी बाय ए का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताओ? दिख तो रहा है। ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस 2a बाय बी इंटू बी बाय ए, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, यही है ना? बिल्कुल, तो ये हो जाएगा ए बाय बी प्लस बी बाय ए का स्क्वायर, और उसकी पावर क्या है? 21। क्या हो जाएगी? ए बाय बी प्लस बी बाय ए की पावर 40। इसमें पूछा है इसमें कितनी टर्म होंगी, तो कितनी टर्म होंगी? 42 प्लस 1 यानी 43। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। Consider a regular polygon with 10 sides. What is the number of triangle that can be formed by joining the vertices which have no common side with any of the side of the polygon? इसका क्या मतलब है? 5 साइड polygon में हम देखते हैं, इसका मतलब ये है, 10 साइड में नहीं, हम पेंटागन में देख रहे हैं पहले। ये पूछ क्या रहा है? हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे जो बन रहे हैं इन वर्टिसेस को ज्वाइन करके। ठीक है, पहले तो ट्राइंगल के लिए कितने वर्टिसेस चाहिए? 3 वर्टिसेस चाहिए, तो इनमें से 3 वर्टेक्स मुझे चूज करने हैं। ठीक है, पर क्या कोई भी चूज कर सकती हूँ? नहीं, इसने क्या बोला है कि ट्राइंगल ऐसा होना चाहिए कि उसकी कोई भी साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए पॉलीगन से, मतलब ये ट्राइंगल की साइड नहीं बननी चाहिए। तो इसमें एक यही ट्राइंगल ऐसा है जिसमें, जो ये वाला ट्राइंगल है, जिसमें पेंटागन की कोई भी साइड, ओ इसमें भी बन रही है ना, ये वाली बन रही है। ठीक है, तो पेंटागन में क्या कोई ऐसा ट्राइंगल बनाया जा सकता है जिसकी कोई भी साइड पॉलीगन की साइड के साथ कॉमन नहीं होनी चाहिए, मतलब पॉलीगन की साइड उसकी साइड नहीं बननी चाहिए? बनाया जा सकता है क्या? और वर्टिसेस पॉलीगन वाली ही होनी चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, वो आप याद कर लीजिए। क्या होता है? एन इंटू एन माइनस 4 इंटू एन माइनस 5 बाय 6। और ये n क्या है? n है नंबर ऑफ साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो लगा देते हैं। 10, 10 माइनस 4 इज 6, 10 माइनस 5 इज 5 बाय 6, तो कितना आ गया? 50। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब आपकी 50 ट्राइंगल्स बनाई जा सकती हैं जिसमें आपकी कोई भी पॉलीगन की साइड उन ट्राइंगल की साइड नहीं बनेगी, लेकिन वर्टिसेस पॉलीगन के ही यूज होंगे। सपोज हमारे पास ये है, ये, देन ये
और ये एक ट्राइंगल बन गई जिसमें हमने कोई भी पॉलीगन की साइड यूज नहीं की। तो इस तरह की ट्राइंगल आपको ढूंढनी है, इसमें डेकागन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कंसीडर द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। Let P, Q, R and S be the coefficient of the first term, second term, nth term and n plus 1th term। ठीक है, क्या है कोएफिशिएंट्स हैं रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज पी एस प्लस क्यू आर इक्वल्स टू किसके बराबर होगा। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी एन सी जीरो, जो कि क्या होती है 1, यानी पी क्या हो गया 1। सेकेंड टर्म होगी हमारी एन सी वन, यानी क्यू हमारा क्या हो गया n। nth टर्म हमारी क्या होगी एन सी n माइनस 1। ठीक है, जो कि क्या होगी हमारी आर किसके बराबर होगी एन के बराबर होगी। एन सी एन ये क्या होगी एन प्लस वन टर्म होगी, जो कि इन्होंने एस दी है, और ये क्या होगी एग्जैक्टली 1 होगी। हमें पूछा है पी एस यानी 1 प्लस क्यू आर यानी एन स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कंसीडर द डिजिट 3579। ये 4 डिजिट कंसीडर कीजिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, फॉर्म्ड बाय दीज डिजिट, यही डिजिट यूज करनी है। ओके, इन विच ईच ऑफ दीज 4 डिजिट्स अपीयर, ये चारों की चारों अपीयर होनी चाहिए। ठीक है, 5 डिजिट नंबर बनाना है इन 4 डिजिट से, और ये चारों अपीयर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इनमें से एक डिजिट को हमेशा क्या होना पड़ेगा रिपीट होना पड़ेगा। जैसे कि सपोज 3579 कर दिया, तो उनमें से एक मुझे चूज करना है जो कि रिपीट हो रही होगी, 2 बार आ रही होगी। सपोज 3 2 बार आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिपीटेशन किस हिसाब से होगी, किसकी रिपीटेशन होगी उस पर डिपेंड करेगा। तो इन चारों में से किसी एक की क्या होगी रिपीटेशन होगी। तो कितने वेज है, 4 वेज है डिजिट्स चूज करने के, कि कौन सी की रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, अब मैंने अरेंज कर दिया, मेरे पास क्या आ गया, सपोज मैंने पहले कंसिडर कर लिया कि 3 की रिपीटेशन हो रही है, तो अब मेरे पास क्या क्या है, 3 है, 5 है, 7 9 3। इससे मुझे 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो कितने नंबर बनाए जा सकते हैं इससे 5 डिजिट, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय किसकी रिपीटेशन हो रही है, एक की रिपीटेशन हो रही है 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 120/2 दैट इज 60। ठीक बात है। ठीक है, तो इन डिजिट्स के साथ मैं 60 नंबर बना सकती हूँ। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि मेरा 5 रिपीट हो रहा है, मतलब अब मेरे पास क्या बन गया सेट, 3 5 7 9 और 5। इनसे कितने डिजिट बनाए जा सकती है, अगेन 60 बनाई जा सकती है। तो हमारे पास थर्ड केस क्या है, 7 रिपीट हो रहा है, तो अगेन 60 बनाई जा सकती है। फिर 9 रिपीट हो रहा है, तो अगेन 60 बनाई जा सकती है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 6 4 24, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें सबसे पहले किस पर डिपेंड कर रहा था कि कौन सी डिजिट रिपीट होगी, क्योंकि रिपीट तो होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास डिजिट्स 4 दी हैं और हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है, और डिजिट यही यूज करनी है, तो एक डिजिट को रिपीट होना पड़ेगा। जैसे ही रिपीटेशन आई, तो सबसे पहले तो मुझे चूज करना है कि कौन सी डिजिट रिपीट होगी। उसके लिए मैंने कॉम्बिनेशन लगाया कि 4C1 कौन सी चूज की, उस हिसाब से देन जब हमने चूज कर ली कि ये रिपीट होगी, फिर उसके बाद उससे कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल, बिकॉज 5 प्लेसेस थे। 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों किया, बिकॉज एक डिजिट 2 बार रिपीट हो रही है, रिपीटेशन को डिवाइड करते हैं 2 फैक्टोरियल, तो हमारे पास 60 बने। क्लियर है ना कैसे आया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें बोला है कि इफ आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, देन हाउ मेनी वैल्यूज डज आयोटा रेज टू पावर -2n हैव फॉर डिफरेंट n बिलोंग्स टू z। ये पूछ रहा है कि ये कितनी डिफरेंट वैल्यू ले सकता है अगर मैं अलग अलग वैल्यू रखूं n की, कहां से, इंटीजर से। ठीक है, तो बेसिकली क्या आएगा यहाँ पर पावर में, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, सारे इवन नंबर्स आएंगे। 0 आएगा बिल्कुल, -2 आएगा, -4 आएगा, ऐसे करके हमारे सारे इवन इंटीजर्स आ जाएंगे।
आई रेस टू पावर 0 1 होता है, पावर 2 -1 होता है, 4 फिर से 1 हो गया, 6 -1 हो गया, 8 1 हो गया, -2 करेंगे अगर पावर में तो क्या आ जाएगा, आई की पावर क्या किया हमने -2, तो बेसिकली क्या होगा 1 अपॉन आई की पावर 2 यानी कि 1 अपॉन -1, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1। आई रेस टू पावर -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। क्या देख पा रहे हो, सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी आ रही है, 1 या फिर -1। कितनी डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं, दो। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो क्या आइडेंटिफाई करना था कि ये इवन इंटीजर देगा। अब उन इवन इंटीजर में तो एक तो आ जाएगा 2 का सिर्फ मल्टीपल हो जो, और दूसरा हमारा क्या बन जाएगा, वो सेट जो हमारा 4 का मल्टीपल बन जाए, 0 4 8, फिर आ जाएगा हमारे पास 12 16। ठीक है, और उनके बीच में जो होंगे वो सिर्फ 2 के मल्टीपल होंगे, 4 के मल्टीपल नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो उन दोनों की पॉसिबिलिटी यहाँ पर लिखनी थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन दिस, इस एक्सपेंशन में कितनी टर्म होंगी। तो अब आपको क्या दिख रहा है, a प्लस बी की पावर 9 और a माइनस बी की पावर 9 दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की पावर 9 लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 9। तो कितनी टर्म्स आ जाएंगी, 9 + 1 10 टर्म्स आ जाएंगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई रेज टू पावर 10 among all the coefficients of the term, the coefficient of the sixth term has the highest value। तो जब आप एक्सपेंशन करते हो या फिर आप NCR निकालते हो, जैसे जैसे R आपका मिडल वैल्यू की तरफ जाता है तो NCR की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, और मिडल टर्म के पास, और जैसे ही फिर आप दूसरी तरफ मिडल टर्म से दूर जाते हो और कहाँ की तरफ जाते हो, एन की तरफ जाते हो, तो फिर आपकी एनसीआर की वैल्यू क्या होती है, घटती है। यहाँ 1 से शुरू होती है, बढ़ती हुई जाएगी, फिर वापस से 1 पर आकर खत्म होती है। तो जो मैक्सिमम है वो कहाँ होता है, मिडल वैल्यू पर अटेन होता है कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो ये बात कर रहा है कि सारे कोएफिशिएंट्स में से, कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स में से जो सिक्स्थ टर्म है उसका कोएफिशिएंट है, उसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी। ये कैसे आइडेंटिफाई करें, मिडल टर्म कौन सी होगी ये बता दोगे तो वहीं से पता चल जाएगा कि कौन सी वाली टर्म हाईएस्ट होगी। तो ये हमारी x प्लस वाई रेस टू पावर 10 है। तो इसमें कितनी टर्म है, इसमें 11 टर्म्स आएंगे। ठीक है, अब 11 टर्म्स है तो मिडल टर्म कौन सी बनेगी, मिडल टर्म बनेगी सिक्स्थ टर्म। तो इसने बिल्कुल सही लिखा है कि सिक्स्थ टर्म जो होगी उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो हाईएस्ट वैल्यू होगा। ठीक है, यानी कि 10C5 जो है वो आपका हाईएस्ट वैल्यू होगी। बिल्कुल सही बात लिखी है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है द कोएफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ द नाइन्थ टर्म। थर्ड टर्म क्या होगी हमारी, 10C2 x रेज टू पावर 8 y रेज टू पावर 2। कोएफिशिएंट बोला तो सिर्फ ये बात करेंगे। नाइन्थ टर्म क्या होगी हमारी, 10C8 x रेज टू पावर 2 y रेज टू पावर। कोएफिशिएंट बोला तो ये कंसीडर करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि ये और ये बराबर है, बिल्कुल है, बिकॉज 8 और 10 इनका सम क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। और अभी अभी हमने पढ़ा NCR1 जो है वो किसके बराबर हो जाता है, NCR2 के बराबर हो जाता है, अगर R1 + R2 हमारा n के बराबर हो। तो ये भी बिल्कुल ठीक लिखी है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला है कि 3nC2n इसके बराबर दिया है, 3nC2n - 7 के बराबर दिया है। ये बराबर दिए हैं, इसका मतलब क्या है कि 2n + 2n - 7 क्या हो रहा होगा, 3n हो रहा होगा। ठीक है, जो रिजल्ट ऊपर यूज किया था वही यूज कर रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा 4n - 3n किसके बराबर 7, तो n हमारे आ गया 7, n की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्या है 7C 7 - 5 2, 7C2 की वैल्यू क्या होगी बता दीजिए। तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 7 6 2 21। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसमें अगेन सेम रिजल्ट यूज किया है कि
NCR1 जो है वो NCR2 के बराबर हो जाएगा अगर R1 प्लस R2 आपका क्या हो, N हो। तो यहाँ पर N क्या है 51, ठीक है। तो 21 और 30 इन दोनों का सम क्या हो गया हमारा 51 हो गया। इसका मतलब 51C 21 जो है वो 51C 30 के बराबर होगा, बिल्कुल। तो 51C 21 माइनस 51C 30 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये 0 हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर दिया है 22 और यहाँ पर दिया है 29। 9 और 2 11, 2 और 2 5, 2 2 4 और 1 5 हो गया। सम क्या आ रहा है 51 आ रहा है। तो ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। अब इसमें से एक प्लस में है और दूसरा माइनस में, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। ये प्लस में ये माइनस में, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी हमारा 0 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब ऑप्शन इन्होंने सीधे सीधे नहीं दिए हैं। क्या 51C 25 0 होगा, नहीं। 51C 27 0 होगा, नहीं। 51C 51 क्या होगा, 1 होगा। 51C 0 भी 1 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या 51C 25 माइनस 51C 27 0 होगा, बताओ। नहीं, बिकॉज 7 और 5 क्या हो गया, 7 और 5 12, 52 आ रहा है इन दोनों का सम। अगर 51 आता तो 0 हो जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मेनी ओड नंबर्स बिटवीन 300 एंड 400 आर देयर इन विच नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। कैसे ढूंढने, ओड नंबर ढूंढने, ओके। 300 से 400 के बीच में तो हमारी 3 डिजिट नंबर होंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट प्लेस है उस पर क्या पॉसिबल है, सिर्फ 3 पॉसिबल है, बिकॉज 300 से 400 के बीच में कैसे आएंगे, 301 2 3, 304 305 305 306 ऐसे ही आएंगे, कहाँ तक, 399 तक। तो फर्स्ट प्लेस तो हमारा फिक्स हो गया 3, ओके। ओड नंबर ढूंढने हैं तो लास्ट प्लेस पर 2 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता, 8 भी नहीं आ सकता। तो क्या कितनी पॉसिबिलिटी बची, 1 3 5 7 9, ठीक है। अब इसमें से इसने बोला कि नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो सकती। तो पहला प्लेस तो 3 फिक्स हो गया, तो मतलब यहाँ पर 3 नहीं आ सकता क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है। तो मुझे यहाँ की इसकी पॉसिबिलिटी से 3 क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। तो इस प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी आई, 1 2 3 4, 4 पॉसिबल डिजिट्स हैं हमारे 10 प्लेस के लिए। और इसके लिए कितनी पॉसिबल डिजिट्स आएंगी, अब एक यहाँ पर फिक्स होगी, एक यहाँ पर फिक्स होगी, तो कितनी बच गई, 8 बच गई, 8 चौक 32। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इस प्लेस के लिए एक चॉइस है, इस प्लेस के लिए 4 चॉइसेस है और इस प्लेस के लिए 8 चॉइसेस है। 8 चौक 32 हो गई। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मेनी परमिटेशंस आर देयर ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड टाइगर इन विच द वॉवल्स शुड नॉट ऑक्यूपाई द इवन पोजिशन। वोवल्स को इवन पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं करनी है, 1 2 3 4 5, क्या वोवल्स को इवन पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं करनी, कितने वोवल्स है, आई है और ई है। इवन पोजीशंस कितनी है, एक ये है और एक ये, ठीक बात है। इन्होंने बोला वोवल्स को इवन पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं करनी है। तो आई के लिए कितनी चॉइसेस है, आई के लिए एक चॉइस, दो चॉइस, तीन चॉइस, आई के लिए 3 प्लेस चॉइसेस में, ई के लिए 2 प्लेस चॉइसेस में, ठीक है, ओके। तो मान लीजिए आई मैंने यहाँ कर दिया, ई मैंने यहाँ कर दिया, या फिर हो सकता है कि आई यहाँ कर दो, ई यहाँ कर दो। तो ऐसे करके कितने बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं, ओके। 3 2 जा 6। बट अभी तो जो बचे हुए टी है, जी है और आर है उसको भी तो अरेंज करना है। तो इसके लिए 3 चॉइसेस हैं, इस प्लेस के लिए 2 चॉइसेस हैं, और जो बचा हुआ होगा वो हमारा जो बचा हुआ प्लेस होगा वहां पर हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 36। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, ठीक है। इसने बोला था कि वोवेल्स को इवन पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं करनी है, मतलब वोवेल्स ओड पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे।
कितनी ओड पोजीशन है, 3 ओड पोजीशन है। तो आई के लिए कितनी चॉइसेस है कि इन तीनों में से किसी पर भी जा सकता है, तो 3 चॉइसेस है। ई के लिए 2 चॉइसेस है। तो पहले हमने वोवल रख दिया, ठीक है, वोवल रख दिया। वोवल रखने के बाद हमारे पास कितने प्लेसेस बचेंगे, 3 प्लेसेस बचेंगे, बिकॉज वोवल तो 2 ही है। कितने प्लेसेस बचेंगे, 3 प्लेसेस बचेंगे। वहां पर हमें उसमें से पहले प्लेस के लिए कितने चॉइसेस है, 3 चॉइसेस है। टी आ सकता है, जी आ सकता है, आर आ सकता है। दूसरे के लिए 2 चॉइसेस है, और जो बचा हुआ होगा वो तीसरी जगह लगा जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 36। करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दिस, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या बनेगा बताना है, ठीक है। तो आप एक तरीका ये यूज कर सकते हो, मैंने आपको बताया कि z अपॉन जेड, z1 अपॉन z2 का प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, z1 अपॉन z2 का इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो 1 का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, 0। 1 प्लस आई का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या बन जाएगा, 1/1 tan इनवर्स क्या आ जाएगा, पाई/4। फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई/4 ही रहेगा, तो 0 माइनस पाई/4 आ जाएगा इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या यूज कर सकते हो कि 1/1 प्लस आयोटा, तो क्या हो जाएगा, 1 - आयोटा 1 - आयोटा, ठीक है। तो 1 - आयोटा बाय 1 + 1 दैट इज 2, ठीक है। इसका क्या निकालना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो इससे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ऊपर वाले का निकाल दो। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या है ऊपर वाले का, -पाई/4। बिकॉज ये क्या था, जिसका हमने पाई/4 निकाला था उसका कॉन्जुगेट ही तो है ना ये, तो क्या डिफरेंस आएगा, माइनस टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसका क्या निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है। इसका क्या निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है। तो z 200 का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ z का 200 हो जाएगा। सही बात है, प्रोडक्ट में जब करते हैं z1 इंटू z2 का मॉड्यूलस क्या होता है, मोड z1 इंटू मोड z2, तो वहीं से हमारे पास ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ z निकाल लो, क्या आएगा, इसका मॉड्यूलस क्या आएगा, ये क्या दिया है हमें, 1/2 माइनस का और √3i/2 ये दिया है। इसका मॉड्यूलस क्या आएगा, 1/4 प्लस 3/4 का स्क्वायर रूट, यानी कि 4/4 का स्क्वायर रूट, यानी कि 1 हमारा क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस आ जाएगा। अब 1 की पावर कुछ भी करो तो 1 ही आना है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 प्लेयर्स बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 9 प्लेयर्स। 9 प्लेयर्स में से 5 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, सो एज टू एक्सक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर। 2 पर्टिकुलर प्लेयर चूज करने ही नहीं है, तो उसको टोटल में से बाहर कर दो, क्योंकि वो तो हमें चूज करना ही नहीं है, तो बच्चों हुए 7 में से ही चूज करना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। रियल कंडीशन तो यही बनी ना कि बच्चों हुए 7 में से आपको 5 चूज करने हैं, तो 7C5, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हम बार बार निकाल चुके हैं इसमें ही, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 7 6 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें बोला है इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1/x⁻²n what is the n+1th टर्म फ्रॉम द एंड। पीछे से n+1th टर्म क्या होगी ये पूछा है। when आपको किससे कैसे अरेंज करना, when you have arranged in the descending power of x, x के पावर घटते क्रम में होनी चाहिए, बड़ी पावर पहले छोटी पावर उसके बाद में होनी चाहिए, ठीक है, समझ गए। टर्म ही पूछिए कि क्या होगी, ठीक है, कोएफिशिएंट नहीं बताना, टर्म ही क्या होगी ये बताना है, ओके। तो जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 2n/c 0 से शुरू करेंगे, x की पावर हमारी 2n हो जाएगी और 1/x की पावर 0 हो जाएगी। अगले में 2n-1 और बाय 1/x भी आ जाएगा, तो 2n-2 हो जाएगा, सही है, पावर घटते क्रम में, बिल्कुल। अब इसमें हमें लास्ट से n+1 टर्म, टोटल टर्म कितनी होंगी, 2n+1, लास्ट से n+1 टर्म निकाले तो माइनस कर देते हैं n+1, तो हमारे पास आ गया 2n-n-1+1, तो ये हमारे पास आ गया n। लास्ट से n+1 टर्म, n+1 माइनस मतलब 2n+1 हमारे पास टोटल टर्म्स थी, उसमें से मैंने n+1 माइनस कर दिया, तो क्या बचा, इसके आगे n टर्म्स बची, ठीक है। तो ये टर्म कौन सी बनेगी, n+1 टर्म बनेगी, ये बात समझ आई। देखो, अब मैं अगर 70 में से 35 माइनस कर रही हूँ तो 35 बच रहा है,
ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास यहाँ पर 70 बच्चे खड़े हैं, उसमें से मैंने 35 माइनस किया तो उसके आगे 35 और बचे हैं, यही मतलब है ना। तो अब मुझे क्या निकालना है, लास्ट से n+1th टर्म क्या होगी ये निकालना है। तो टोटल टर्म कितनी है, 2n+1, उसमें से मैंने n+1 माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, n, क्या आ गया, n आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म थी n+1th टर्म, इसके आगे n टर्म्स है, तो ये खुद कौन सी टर्म हुई, n+1th टर्म ही हुई, सही बात है ना। n+1th टर्म का फॉर्मूला बता दो, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, 2n c n x⁻2n−n इंटू 1/x⁻n, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो टर्म क्या बनेगी, 2n c n। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन और कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। और पहले हम एलजेब्रा कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, हमने कंप्लीट कर लिया है सेट, रिलेशन, फंक्शन, और हमने कंप्लीट कर लिया है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल कर लिए हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन पे बेस्ड सवाल कर लिए हैं, देन हमने आज के कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। तो बचा क्या है, बचा है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो पहले ये डिस्कस करेंगे, और लोगरिथमिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा एल्जेब्रा कंप्लीट हो जाएगा, देन हम ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करेंगे, जबकि उस पर 3 क्लास हमने कर ली हैं, लेकिन पहले हम एल्जेब्रा कंप्लीट कर लेते हैं बिकॉज इसका वेटेज ज्यादा है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।